हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, हम 7th चैप्टर कर रहे हैं अपना, जो कि न्यायिक व्यवस्था से संबंधित है। इसमें आपके एक टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू का। तो उस टॉपिक पर हम स्पेशली बात करेंगे। तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स और क्वेश्चंस काफ़ी सारे ऑलरेडी PDF में भेज चुकी हूँ। तो ये एक तरीके से आपको उन नोट्स का एक्सप्लेनेशन है। तो पहला, न्यायिक पुनरावलोकन कहते किसे हैं? तो न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों या कभी कभी विधायिका के कार्यों की भी पुनरीक्षा यानी कि रिव्यू करती है। यानी कि अगर कार्यपालिका या विधायिका ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि संविधान के विरुद्ध हो या नागरिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका को ये अधिकार होता है कि वो उसकी पुनरीक्षा कर सके, कि वो देखे, उन पैरामीटर्स को चेक करे। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि न्यायपालिका को ही संविधान का संरक्षक माना गया है। यानी कि संविधान की व्याख्याएं करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। तो क्या जो कानून बनाया गया है या कार्यपालिका जो काम कर रही है वो उस प्रावधानों के, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है, ये देखने का काम किसका है? न्यायालय का। तो न्यायालय की ये जो शक्ति है वही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही माना जाता है। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे पावरफुल इस मामले में माना जाता है। भारतीय संविधान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, तो नहीं है। हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक अनुच्छेद नहीं है जो ये बताता हो कि इस अनुच्छेद के तहत आप न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे अनुच्छेदों में ये निहित है कि न्यायपालिका समीक्षा कर सकेगी, जिनमें आर्टिकल 13 है, 32 है, 226 है, 131 है, 243 है। तो ये जो सारे आर्टिकल्स हैं इनमें है। अब एक आप जब आगे पढ़ेंगे तो बार बार आपके आएगा न्यायिक सक्रियता। तो आपके सिलेबस में वैसे न्यायिक सक्रियता है नहीं, लेकिन मैं आपको इसका डिफरेंस समझाना चाहती हूँ, ताकि जब कभी आप आगे फर्दर समझें तो आपको पता चले कि न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सक्रियता क्या चीज़ें होती हैं। तो न्यायिक सक्रियता क्या होती है कि इसमें न्यायपालिका सामाजिक न्याय देने के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है। ये सक्रिय भूमिका किन 3 बेसिस पे करती है वो? पहला, न्यायिक पुनरीक्षण का उसका अधिकार, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को वो देख सकती है कि वो संविधान और मौलिक अधिकारों के अनुरूप हैं या नहीं है। दूसरा है जिसे एक लीगल लैंग्वेज जिसे कहेंगे, लीगल टर्म कहा जाता है, सुओ मोटो का मतलब स्वतः संज्ञान लेना। यानी कि न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले सकती है, किसी भी कार्यवाही को देख सकती है, किसी भी मुकदमे को देख सकती है, किसी भी व्यवस्था में कोई कमी हो तो उसके ऊपर वो अपनी बात रख सकती है। इसके अलावा PIL एक कॉन्सेप्ट है जिन्हें कि सार्वजनिक लोकहित मामले कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ऐसा वर्ग जो अपने अधिकारों की आवाज़ स्वयं नहीं उठा सकता है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर के न्यायपालिका के समक्ष लोकहित याचिका दायर कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि सड़क पे रहने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको अपने अधिकारों की जानकारी भी नहीं है, और हमारा देश की सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों की देखभाल प्रॉपर तरीके से हो, लेकिन वो नहीं हो रही है। तो कोई भी नागरिक संस्था, कोई भी स्वयंसेवी संस्था या कोई भी व्यक्ति भी जाकर न्यायालय में उनके बारे में ये याचिका दायर कर सकता है कि सरकार को इन बच्चों की देखभाल के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। तो अगर न्यायालय उस बारे में कोई आदेश जारी करता है तो फिर सरकार को वो व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसा बहुत सारे मुद्दों पर होता है, जैसे विधवाओं की स्थिति पर, वेश्याओं की, जो वेश्यावृत्ति करती हैं महिलाएं, उनकी स्थिति पर, और जो जेल में बंद हैं उनकी अधिकारों को लेकर के बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आजकल ये कार्य कर रही हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, न्यायिक पुनरीक्षण में और न्यायिक सक्रियता में? जो न्यायालय की कार्यपालिका और व्यवस्था द्वारा किए गए कार्यों की वैधता की जांच करने की शक्ति होती है उसे कहते हैं न्यायिक पुनरीक्षण।
और न्यायिक सक्रियता किसे कहेंगे? नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो न्यायपालिका अपनी तरफ से या जनहित याचिकाओं के माध्यम से या न्यायिक पुनरीक्षण के माध्यम से जो सक्रियता निभाती है, जो ध्यान देती है, उसे कहेंगे न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता के 3 मुख्य आधार हैं: न्यायिक पुनरीक्षण, सियो मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान, और PIL यानी कि लोकहित याचिकाएं। तो आप इसे ऐसे समझिएगा कि न्यायिक सक्रियता एक ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक ज़्यादा बड़ी विस्तृत अवधारणा है, जिसका कि न्यायिक पुनरीक्षण एक मात्र भाग है। यानी कि न्यायिक सक्रियता में एक भूमिका, छोटी भूमिका निभाता है न्यायिक पुनरीक्षण। वो किस संदर्भ में? कि कार्यपालिका और विधायिका ने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जो नागरिक अधिकारों का हनन करता हो। इसके अलावा जब न्यायिक सक्रियता की बात होती है तो बहुत सारे PIL जो होते हैं उन पे भी न्यायपालिका है वो संज्ञान लेती है, और इसके अलावा स्वतः संज्ञान भी ले सकती है मुद्दों पर। तो अब बात आती है कि भारतीय संविधान में किस में उल्लेख है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वो सबसे प्रोमिनेंट रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की बात करता है, जिसमें कि नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी है। यानी कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर वो ऐसी कोई विधि बनाता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 13 को आपको थोड़ा डिटेल में देखने की ज़रूरत है, जिसमें कि आर्टिकल 13 1, 2, 3, 4 करके किया गया है। तो आर्टिकल 13(1) में कहा गया है कि भारत में जितनी भी संविधान के लागू होने से पहले जो विधियां थी वो उस मात्रा तक शून्य मानी जाएंगी जहां तक वे संविधान के भाग 3 यानी कि जो मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है उस भाग से असंगत होती हैं। उस मात्रा तक मानी जाएंगी, मतलब कि पूरी की पूरी विधि नहीं शून्य घोषित की जाएगी, लेकिन अगर उस विधि में ऐसा कोई बात है, ऐसा कोई भाग है, ऐसी कोई धारा है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के असंगत होती है तो उसे शून्य माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है 13(2) कि इस राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो। 13(3) कहता है कि भारत में विधि के समान कोई आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथाएं कोई भी अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें न्यायालय में रिट के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। यानी कि ये सिर्फ कानून जो लागू किए जाते हैं, विधायिका द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं, उन तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका की पुनरीक्षण शक्ति उन सभी आदेशों, अध्यादेशों, उपविधि, नियम, उपनियम, रूढ़ि, परंपराएं, प्रथा किसी के भी विरुद्ध लाई जा सकती है। चौथा है कि संविधान के इसमें ये जो खंड है ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें कहा गया है कि इनमें से अगर कोई भी अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल 13, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका सबको अपनी अपनी हद में रहने की बात करता है। इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देखिए जो संविधान का आर्टिकल है 13, 32 और 226, इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो 13 मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आगे वालों में देखिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 हमारे यहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी कि ये सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति देता है कि
कहीं मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं हुआ, ऐसी कोई विधि तो नहीं बनी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। संविधान का अनुच्छेद 131 और 132 भी सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वो संघीय और राज्य सरकारों के कानूनों का पुनरावलोकन कर सकती है, और इसमें सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है, तो उसके तहत उनको कानून की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 246 में भी न्यायिक पुनरावलोकन है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि यदि संघ और राज्य अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाते समय संविधान की मर्यादा का अतिक्रमण करें तो उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है और उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जिनमें न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है, तो आपको क्या लिखना है? आर्टिकल 13 के बारे में, आर्टिकल 32 के बारे में, 131 और 132 के बारे में और 246 के बारे में। इन्हें आप नोट्स के रूप में ऐसे एक एक लाइन में लिख लीजिएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कहाँ लिखा गया है तो आप बताएंगे। उसके बाद आएगा आपसे, देखिए 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक आपको न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व और उसके बाद नीचे न्यायिक पुनरावलोकन का मूल्यांकन। ये दोनों आपको मिलाकर पढ़ने हैं। यानी कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व बताइए, तो आपको इन दोनों में से पॉइंट मिलाकर बनाने हैं। 4 पॉइंट 5 पॉइंट बनेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण की जो न्यायपालिका की शक्ति है उसका मूल्यांकन कीजिए, तो भी आपको इन दोनों जो हैं उनके पॉइंट्स मिला करके ही लिखने हैं, यानी कि दोनों एक ही बातें कुल मिला के। तो न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व किस संदर्भ में है? पहला तो ये कि न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका और विधायिका से अलग हटकर, उनके हस्तक्षेप से मुक्त रहकर नागरिक अधिकारों की रक्षा में अपना योगदान देती है। उसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है संघात्मक शासन प्रणाली को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। तो अगर उनके बीच में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका पुनरीक्षण के द्वारा ये देख सकती है कि किसने किसके एरिया में अतिक्रमण किया है। इसके अलावा न्यायपालिका ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके भारत देश में और अमेरिका में भी कार्यपालिका और विधायिका के कई प्रकार के असंवैधानिक कानूनों को रद्द किया है। यानी कि अगर विधायिका और कार्यपालिका अपनी शक्ति से बाहर जाकर कार्य करते हैं तो भी न्यायपालिका उन्हें रोक सकती है। उसके अलावा कार्यपालिका और विधायिका द्वारा संविधान के अतिक्रमण को रोकना, यानी कि वो संविधान में जो व्याख्याएं दी गई हैं, संविधान में जो दायरा दिया गया है उससे बाहर जाकर काम ना कर पाएँ। उसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, यानी कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता का अधिकार भी न्यायपालिका को है, तो वो इसके द्वारा वो भी कर लेती है। संविधान को गत्यात्मक बनाए रखना, यानी कि संविधान को डायनेमिक बनाए रखना। अगर उसमें किसी प्रकार के व्याख्याओं में परिवर्तन आते हैं, चेंजेस होते हैं, तो इस न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका उन नए संदर्भ में उन व्याख्याओं को रख सकती है। जैसे इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूं अगर, तो जैसे हमारा आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21, जो कि गरिमामय जीवन की नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इसके तहत न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सक्रियता की शक्ति के द्वारा न्यायपालिका ने इसको बहुत नए संदर्भों में विस्तारित किया है। किसी ज़माने में सिर्फ जीवन जीने के अधिकार के रूप में ये वर्णित था, लेकिन आज इसमें व्यक्ति को स्वच्छ जल मिलना चाहिए और उसका स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, नदियों और झीलों की सफाई होनी चाहिए, वायु प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन न्यायपालिका जोड़ रही है कि आप अगर व्यक्ति को गरिमा में जीवन देना चाहते हैं तो उसको ये सारी सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए। तो ये एक संविधान को गत्यात्मक बनाए रखने में, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने में, मतलब हम संवैधानिक देश हैं तो हमारे यहाँ संविधान ही सर्वोच्च कानून है, इसको इस्टेब्लिश करने में भी इनकी हेल्प रहती है। राजनीतिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में, मैं बता चुकी हूँ आपको, नई व्याख्याएं न्यायपालिका न्यायिक पुनरीक्षण के माध्यम से करती रहती है। तो किस प्रकार के नए राजनीतिक और सामाजिक विकास की आवश्यकता है। फिर आप जो न्यायिक पुनरावलोकन के मूल्यांकन वाले टॉपिक्स हैं वो भी इसमें जोड़ देंगे। तो इसमें क्या होंगे कि ये न्यायपालिका
के हाथ में एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग करके वो अगर कार्यपालिका और विधायिका द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं तो उनके अधिकारों की वो रक्षा कर सकती है। इसके अलावा परिवर्तित परिस्थितियों में सामाजिक न्याय और राजनीतिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अलावा अगर कोई कार्यपालिका और विधायिका द्वारा गलत निर्णय लिए जाते हैं तो उनकी क्रियान्विति को रोक करके भी देश हित में कार्य करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। टोटल 6 पॉइंट्स, ऊपर 4 बने हैं और नीचे लगभग 2 या 3 बने हैं, तो 6 या 7 पॉइंट हैं ये। आप इन्हें मार्क कर लीजिएगा। अगर आप इन नोट्स का प्रिंट मैं आपको शेयर कर दूँगी तो आप इनका प्रिंट निकलवाएंगे तो आप इनके ऊपर 1, 2, 3 जैसे मैं आपको क्लास में बुक से पढ़ाती हूँ तो बता देती हूँ कि ये 6 पॉइंट आप इसके बना लीजिए। ऐसे आप बना लीजिएगा और अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो उनको एक एक करके 6 लाइन में लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है कि अच्छा, जो आपकी जो बुक है इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक्चुअली इसमें जो पूरा डिस्क्रिप्शन है किताब में ये अमेरिकी न्यायिक पुनरावलोकन के ऊपर लिख दिया गया है। भारत के संदर्भ में इसमें कम ही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप मतलब इसके महत्व में जो चीज़ें अगर बुक में से कुछ पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं कि ये संविधान की पवित्रता की रक्षा करता है, संघ प्रणाली की रक्षा करता है, जो कि हम दोनों पॉइंट पढ़ चुके हैं। फिर है कानून की वैधता पर विचार करता है, यानी कि कोई कानून वैध रूप से यानी कि वही संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है। फिर उसके अलावा नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है और राजनीतिक दलबंदी से ऊपर उठकर ये कार्य करता है। तो ये मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में आ चुके हैं, लेकिन अगर आपको उस हेडिंग्स बनाने में दिक्कत हो तो आप बुक में से सीधा सीधा हेडिंग ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की क्या सीमाएं हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाओं में देखिए, पहली बात तो यह है कि न्यायपालिका उन्हीं कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो उसके सामने मुकदमों के रूप में आते हैं। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। मतलब कोई न्यायालय जाए कि देखिए ये कानून में ये धाराएं गलत हैं तो न्यायपालिका उस पर ध्यान देगी, अपनी तरफ से वो इनिशिएट नहीं करती है। न्यायिक पुनरीक्षण के मामले में अपनी तरफ से कहाँ सुओ मोटो कहाँ संज्ञान लेती है, स्वतः संज्ञान कहाँ लेती है, जब वो न्यायिक सक्रिय होती है। तो न्यायिक सक्रियता में भी वो कानूनों के ऊपर सुओ मोटो नहीं लेती है, बल्कि अन्य और जो प्रक्रियाएं होती हैं, अन्य जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस होते हैं उनके ऊपर ले सकती है। दूसरा है, किसी भी कानून को तभी अवैध या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है जब कानून की असंवैधानिकता पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, यानी कि उसे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग नहीं है ऐसा पूर्ण रूप से इस्टेब्लिश किया जा सकता हो तो ही उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके तहत कानून की उचित प्रक्रिया के तहत, यानी कि जो लॉ में जो प्रोसीजर डिसाइड किया गया है उसी के आधार पर ये कार्य किया जाता है। अलग से ऐसे नहीं है कि मतलब अपनी व्यक्तिगत राय जो है वो नहीं दे सकते हैं। न्यायाधीश व्यक्तिगत राय नहीं रख सकते कि हमें ठीक नहीं लग रहा है ये कानून की ये धारा ठीक नहीं लग रही, ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि लॉ के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है। अगर उस प्रोसीजर के तहत वो आता है कि ये ठीक नहीं है तो ही उसको घोषित किया जाएगा अवैध। दूसरा है कि कानून की उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित किया जा सकता है जो संविधान के विपरीत हों, इससे सारे कानून को अवैध नहीं माना जाता। तो समस्त कानून को अवैध घोषित करने के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कानून दूसरी धारा के बिना परिभाषित ना किया जा सकता हो। ये इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे कानून को ही अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। कानून की किसी एक धारा को कि भाई ये धारा ठीक नहीं है, उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। पूरे कानून को कब अवैध घोषित किया जाएगा, जब ये स्टैब्लिश किया जा सकता हो, यानी कि ये क्या कहेंगे, सिद्ध किया जा सकता हो कि अगर कानून की ये जो धारा है इसको परिभाषित किए बिना कानून को नहीं समझा जा सकता है, तभी उस पूरे कानून को अवैध घोषित किया जाएगा। मतलब दूसरी किसी धारा के साथ ये परिभाषित ही नहीं हो रहा है, ये धारा इतनी इम्पॉर्टेंट है तो वो पूरा कानून अवैध घोषित किया जाएगा। राजनीतिक विवादों में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग वर्जित है, ये तो अंडरस्टूड है कि मतलब अगर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति काम में नहीं आती है।
इसके अलावा देखिए आपकी जो बुक है इसमें जो इसके बारे में पॉइंट दिए हुए हैं न्यायिक पुनरीक्षण की सीमाओं या आलोचनाओं के बारे में कि ये लोकमत और प्रजातंत्र की उपेक्षा करती है। ये किस संदर्भ में करती है? ऐसा माना जाता है कि कानून बनाने की शक्ति लोकसभा यानी कि निचला सदन यानी कि संसद के पास होती है, जो कि व्यक्तियों की सही प्रतिनिधि संस्था है। उसने कोई कानून बनाया तो किसी और दूसरी संस्था को ये अधिकार कैसे हो सकता है कि वो उसका इवोल्यूशन कर सके, उसके बारे में ये बता सके कि ये ठीक नहीं है। तो एक तरीके से ये जन भावनाओं का निरादर करने जैसा हो जाता है। दूसरा है कि ये शक्ति पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल है। तो शक्ति पृथक्करण की तो देखिए ये पॉइंट अमेरिका के उसमें कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा सही है। भारत में तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इतने प्रभावी रूप से है नहीं जैसा कि अमेरिका में है। तो वहाँ ये माना जाता है कि अगर कांग्रेस ने कोई कानून पारित किया है तो न्यायपालिका उसको अगर करती है, अवैध घोषित करती है, तो ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है। दूसरा है कि इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। मतलब अमेरिकी संविधान में भी कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस धारा के तहत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है। उसी प्रकार भारतीय संविधान में भी नहीं है। ये इम्प्लिसिट है कुछ अनुच्छेदों में जो हमने पढ़े, जैसे 13, 32, 131, 132, इनमें निहित है ना, तो सीधा नहीं लिखा गया है, ये इनका कहना है। फिर है कि ये प्रगतिशीलता में बाधक होती है। ये किस संदर्भ में कि कई बार जो सदन होते हैं, संसद होती है, जो कि जनप्रतिनिधियों की संस्था होती है, वो कई प्रकार के प्रगतिशील कानून बनाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हो सकता है संविधान में उतनी प्रगतिशील व्यवस्थाएं ना बनाई गई हों, तो वो उनके विरोध में दिखने लग जाती हैं। तो उसका सर्वोच्च न्यायालय तो उसे अवैध घोषित कर देगा। तो ये एक समस्या होती है। इससे बचने के लिए जनरली सरकारें क्या करती हैं कि पहले वो उस जो भी कानून ला रही होती हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो संविधान की व्याख्या में नहीं आएगा, तो पहले वो संवैधानिक संशोधन के ही प्रावधान लेकर आती हैं। फिर उसके बाद में तो ये आपके बुक में पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि बुक के जो पॉइंट्स हैं ये अमेरिकी संदर्भ में ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो आपको थोड़ा छँटनी करनी पड़ेगी। जैसे शक्ति पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल वाला पॉइंट भारत पे लागू नहीं होता है, तो इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो आपको हटाने पड़ेंगे। तो ये आपके न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएँ सीधी सीधी इसमें 5 तो लिखी हुई हैं ही, तो आप 1-2 और बुक से जोड़ना चाहें तो 6-7 आपकी हो जाएंगी। वैसे मेरे ख्याल से 5 ही काफ़ी हैं, क्योंकि आपसे आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाएगा, या अगर सीमाएं पूछी भी जाएंगी तो महत्व को बताते हुए सीमाएं बताइए, बड़ा क्वेश्चन ऐसे बनाया जाएगा। तो वो आपको मैं क्वेश्चंस इसके शेयर भी कर चुकी हूँ आपसे, अभी PDF शेयर किया है मैंने 7 चैप्टर के असाइनमेंट जिसमें है, तो उसमें आप देखिए आपसे कंबाइंड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये 5 पॉइंट काफ़ी रहेंगे सीमाओं पर, और 7 पॉइंट या 8 पॉइंट आपके ये न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व या मूल्यांकन पर बन रहे हैं। इन्हें कॉमन बनाइएगा, महत्व पूछे तो भी वही लिखना है और मूल्यांकन आपसे पूछा जाए तो भी वही लिखना है। तो ये आपको, और आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाए तो पहले आप इसके पॉजिटिव मतलब इम्पॉर्टेंस जो बता देंगे पॉइंट्स की, और उसके बाद में उसकी सीमाएं लिख देंगे। ये आपका आलोचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। जनरली आपको बड़ा क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो ये आपका 7th चैप्टर पूरा होता है। कल मतलब नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 8th चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच।